क्या भारत में क्षेत्रीय पार्टियों का खात्मा तय है? जो अपने आंगन में ही अजनबी हो गए, वो सुरमा कल तक थे, आज गुमनामी हो गए। सिंहासन तो बहुत मिले मगर मिट्टी की खुशबू खो गए। अरे भाई, ये किस्सा किसी शायर का नहीं, ये तो अपने ही मुल्क की सियासत का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत 360। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो शायद आपके जहन में भी कभी ना कभी आया होगा। सोचो जरा, जिन पार्टियों ने कभी अपने राज्य पर, अपनी जुबान पर, अपनी माटी पर राज किया, वो आज इतनी कमजोर क्यों पड़ती जा रही हैं? क्या सच में भारत में क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद हमेशा के लिए मिटने वाला है? अरे रुको, पहले एक आंकड़ा सुन लो। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में देश में 57 क्षेत्रीय पार्टियां रजिस्टर्ड थी। अब जरा सोचिए, इतनी सारी पार्टियां, मगर आज सीएम की कुर्सी कितनों के पास बची है? जवाब सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। 28 राज्यों में, 8 यूनियन टेरिटरीज में, सिर्फ 8 राज्यों और 1 यूटी में ही क्षेत्रीय दलों की सरकार बची है, बाकी गायब। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं, पूरी कहानी ठहर के, बैठ के, चाय की चुस्की के साथ। देखिए, 4 मई को जब 4 राज्यों और 1 यूटी के नतीजे आए तो सबसे ज्यादा चर्चा किस राज्य की हुई? जी हाँ, पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी इस बार चौथी जीत के जरिए खुद को इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा फाइटर साबित करना चाहती थी, मगर हुआ क्या? आजादी के 79 साल बाद भी बीजेपी ने आखिरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राज्य में अपना झंडा गाड़ दिया। अब यहाँ सवाल उठता है, बीजेपी जीती कैसे? ईमानदारी से बताऊं तो ये पूरी तरह डिबेटेबल मुद्दा है। विपक्ष के आरोप एक तरफ, टीएमसी के दावे एक तरफ, दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है और सच अभी भी धुंध में है। और उधर तमिलनाडु में क्या हुआ? स्टालिन की द्रविडियन पॉलिटिक्स को जनता ने नकार दिया। वो 2 चेहरे थे जो कभी दिल्ली की सत्ता से सीधी टक्कर लिया करते थे। अब सवाल यही है, ममता और स्टालिन के कमजोर पड़ने के बाद क्या रीजनल पॉलिटिक्स का द एंड सच में नजदीक है? एक तरफ पुराने दिग्गज विदा हो रहे हैं और दूसरी तरफ थलापति विजय जैसे बड़े एक्टर्स की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है सियासत में। मगर सवाल यह भी है, क्या एक एक्टर की नई पार्टी पूरे रीजनल इकोसिस्टम को बचा पाएगी? इसका जवाब वक्त ही देगा। अब जरा एक पुरानी बात याद दिलाता हूं आपको। जुलाई 2022 पटना में बीजेपी की एक पार्टी मीटिंग हो रही थी। उस दौरान बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी का एक बयान सामने आया था। कथित तौर पर उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में सिर्फ बीजेपी जैसी विचारधारा वाली पार्टी ही बचेगी, बाकी सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएगी। अब जैसे ही ये बयान वायरल हुआ, बवाल मच गया और तुरंत बीजेपी की तरफ से सफाई भी आई कि उनका मतलब ये नहीं था। मगर जब ममता बंगाल हार गई तो यही चर्चा फिर से तेज हो गई कि भले ही बीजेपी ने सफाई दे दी हो, मगर आलोचकों का आरोप है कि मन ही मन बीजेपी चाहती जरूर है कि क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर पड़ जाएं। अब इसके पीछे भी वजह है। वो वजह क्या है, समझ लीजिए। असेंबली इलेक्शन में जब बीजेपी की सीधी टक्कर किसी क्षेत्रीय पार्टी से होती है तो उन्हें जीतने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है, मगर कांग्रेस को हराना रिपोर्ट और चुनावी नतीजों के मुताबिक अपेक्षाकृत आसान माना जाता रहा है। हरियाणा हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या इस बार असम, जहां जहां बीजेपी कांग्रेस की सीधी फाइट हुई, ज्यादातर जगह बीजेपी अपनी सरकार रिपीट करने में कामयाब रही है। तो बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर होते देखना चाहती है, ये तो चलिए राजनीतिक रणनीति के लिहाज से समझ आता है, मगर सवाल यह है, राहुल गांधी ऐसा क्यों चाहेंगे? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे यानी कि 90 के दशक में चलना होगा। आपको पता है क्या, उस दौर में कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में मोर्चाबंदी हो रही थी। बिहार में लालू और नीतीश उभरे, यूपी में मुलायम सिंह यादव, काशीराम, चौधरी चरण सिंह और इसी दशक में बंगाल में ममता बनर्जी का भी उदय हुआ। और सबसे दिलचस्प बात यह है, आजादी के बाद जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां बनी, चाहे नॉर्थ की हो या साउथ, वेस्ट की हो या ईस्ट, लगभग सभी पार्टी कांग्रेस के ही खिलाफ खड़ी हुई। आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और करीब 15 साल पहले बनी आम आदमी पार्टी, इन सब ने कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंध लगाकर अपना आधार बनाया। नतीजा, जिस राज्य में कोई क्षेत्रीय पार्टी मजबूत
मजबूत हुई, वहां कांग्रेस लंबे समय के लिए साइडलाइन हो गई। कहीं 30 साल, कहीं 35 से तो कहीं 15 साल अपने दम पर सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। और इसी कमजोरी का फायदा किसे मिला? जी हां, बीजेपी को। आज नतीजा सामने है। एनडीए की सरकार देश के 21 राज्यों में है, जबकि इंडिया गठबंधन सिमट कर सिर्फ 6 राज्यों में रह गया है। तो फिर सवाल उठता है, कांग्रेस पर ये इल्जाम क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी भी क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर देखना चाहते हैं? दरअसल बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि बंगाल में भ्रष्ट सरकार चल रही है, और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन खुद अमित शाह जी ने किया था। अब जैसे ही ये तालमेल दिखा, राजनीतिक विश्लेषक अटकलें लगाने लगे कि शायद कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि ममता जीते। और 4 मई को जब नतीजे आए, तब कांग्रेस के कुछ नेता ममता की हार पर खुश भी नजर आए, जिसका सबूत बताया जा रहा है राहुल गांधी के एक्स अकाउंट की एक पोस्ट। अब यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी है भाई। सरकार तो आखिर बीजेपी ने बनाई, तो कांग्रेस वाले खुश क्यों हो रहे थे? जवाब है वोट बैंक पॉलिटिक्स। समझने वाली बात यह है कि जिस राज्य में क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर होगी, उसका वोटर आमतौर पर कांग्रेस की तरफ ही शिफ्ट होता आया है, बीजेपी की तरफ कम। तो कांग्रेस की रणनीति यही मानी जा रही है, भले तुरंत फायदा न मिले, आगे चलकर उनका पुराना वोट बैंक वापस आ सकता है। अब यहाँ एक और मजेदार बात समझ जाइए, क्षेत्रीय पार्टियां नेशनल पार्टी क्यों नहीं बन पाती और खत्म क्यों होती जा रही है? इसकी वजह है इनकी रीजन बेस्ड पॉलिटिक्स। कहने को तो हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, मगर असल में ज्यादातर पार्टियां अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से ही राजनीति करती हैं। नॉर्थ की पार्टियां आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, अकाली दल ज्यादातर जाति और समुदाय की राजनीति पर टिकी रही हैं। वहीं साउथ की पार्टियां भाषा और क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति करती रही। और बीजेपी ने क्या किया? इन पार्टियों के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, उन्हीं को निशाना बनाकर वार किया। नतीजा, नॉर्थ में बीजेपी को खूब कामयाबी मिली, मगर साउथ में आज भी बीजेपी का कोई मजबूत आधार नहीं बन पाया है। नॉर्थ इंडिया में बीजेपी पर आलोचकों का आरोप है कि उसने धर्म आधारित राजनीति को हथियार बनाया, हिंदू खतरे में है जैसे नैरेटिव को बढ़ावा दिया गया। हालांकि बीजेपी और उसके समर्थक इसे हिंदू एकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नाम देते हैं, न कि नफरत की राजनीति। तो यहाँ भी नजरिया बटा हुआ है। आलोचकों का यह भी कहना है कि आरएसएस, जिसकी विचारधारा हिंदू राष्ट्र से जुड़ी मानी जाती है, ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। आरएसएस के दूसरे सर संघचालक गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स को लेकर भी लंबे समय से बहस होती आई है। आलोचक कहते हैं इसमें अल्पसंख्यकों और वामपंथियों को लेकर विवादित टिप्पणियां हैं, जबकि आरएसएस समर्थक इसे संदर्भ से काटकर पेश करने का आरोप लगाते हैं। तो ये भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों तरफ से अलग अलग दावे हैं। और यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी है। आज बीजेपी बटोगे तो कटोगे जैसे नारों के जरिए जातियों से ऊपर उठकर हिंदू एकता की बात करती है, जबकि बीजेपी के ही सबसे बड़े विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी फेडरल स्ट्रक्चर और जाति आधारित विशेष अधिकारों के आलोचक रहे थे। शायद यही वजह मानी जाती है कि बीजेपी आरएसएस के कुछ नेता आरक्षण को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि पार्टी खुद सार्वजनिक तौर पर आरक्षण व्यवस्था के समर्थन की बात कहती आई है। तो अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है? क्या क्षेत्रीय पार्टियों का खत्म हो जाना देश के लिए सही है, या फिर इसे अपने राज्य और समाज के विकास के लिए जिंदा रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपके जवाब को पढ़ता हूं और अगली सियासत 360 में उन पर भी बात करूंगा। देखिए, सियासत का ये खेल कोई नया नहीं है। कभी कोई किला बनता है, कभी ढहता है, मगर असली सवाल यही रहेगा कि आम जनता के लिए, जमीनी मुद्दों के लिए आवाज कौन उठाएगा। चलते चलते एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, हर सुरमा यहाँ वक्त की धार से कटा है। जो कल तक सिकंदर था, आज वो हटा है। मगर याद रखना, इतिहास गवाह है, जो जनता की सुनता है वही आखिर तक डटा है। तो बस यही थी आज की सियासत 360। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर वाकई पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल 7 टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही गहराई वाली सियासत 360 के साथ हम बैठ सकें। मैं हूं सुशील गिरीश। मिलते हैं अगली सियासत 360 में। तब तक के लिए नमस्कार।